आजकल हम देखते हैं कि भई जानकारी इतनी ज़्यादा है ना? और अक्सर ऐसा होता है कि 2 बातें मिलती हैं बिल्कुल एक दूसरे के उलट, पर दोनों ही काफ़ी वज़नदार लगती हैं, भरोसेमंद सी। हम्म, तो ऐसी सिचुएशन में करें क्या? भारतीय दर्शन में ना, खासकर न्याय दर्शन में, इसी इसी मुश्किल पर सदियों पहले सोचा गया था। हम्म, सत प्रतिपक्ष कहते हैं इसे। तो हमारे पास सत प्रतिपक्ष का दार्शनिक विश्लेषण इस लेख के कुछ अंश हैं और आज हम यही गुत्थी थोड़ी सुलझाने की कोशिश करेंगे कि भाई जब पक्ष और विपक्ष में बराबर के बिल्कुल बराबर के मजबूत तर्क हों तो दिमाग कहाँ पहुंचता है, क्या होता है असल में। हाँ बिल्कुल सत्प्रतिपक्ष का मतलब ही यही है। एक ऐसी स्थिति जहां मान लीजिए किसी एक निष्कर्ष के लिए जितने पुख्ता कारण है ना, बिल्कुल उतने ही पुख्ता कारण उसके उलट उसके खंडन के लिए भी मौजूद हों। तो यहाँ जो केंद्रीय सवाल है वो ये है कि क्या ऐसी हालत हमें किसी भी नतीजे पर पहुंचने से बिल्कुल रोक देती है, मतलब जिसे कहते हैं अनुमिति प्रतिबंध, निष्कर्ष पर रोक, या फिर क्या ये बस एक मन में एक शक, एक अनिश्चितता सी पैदा करती है, जिसे संशयाकारक अनुमिति कहा जा सकता है, यानी शक पैदा करने वाला निष्कर्ष। ये दर्शन की एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, बारीक लेकिन महत्वपूर्ण गुत्थी है। बिल्कुल। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। तो एक नजरिया जो रत्नकोशकार का बताया जाता है, वो क्या कहता है इस बारे में? क्या वो मानते हैं कि दिमाग रुक जाता है या शक में पड़ जाता है? रत्नकोशकार का मानना है हाँ। कि निष्कर्ष पूरी तरह रुकता नहीं, बल्कि एक शक या संदेह वाला नतीजा निकलता है, संशयाकारक अनुमिति। उनका तर्क ये है कि ऐसा कोई पक्का नियम नहीं है या ये सिद्ध नहीं है कि जो विरोधी तर्क है वो हमेशा मुख्य नतीजे तक पहुंचने के विचार को रोक ही देगा, क्योंकि पक्ष और विपक्ष यानी साध्य और साध्याभाव दोनों के लिए अपनी अपनी वजह, अपनी अपनी विचार प्रक्रिया, जिसे परामर्श कहते हैं, जी। वो मौजूद है। तो नतीजा एक संदेह होता है, कोई एक पक्का फैसला नहीं। लेकिन इस पर एक बहुत मशहूर आपत्ति उठाई जाती है, वो पीला शंख वाला उदाहरण है ना। पीतः शंख, अगर दो विपरीत चीजें हमेशा शक ही पैदा करती, तो जिसे पीलिया हुआ है उसे शंख पीला दिखने पर पीला और सफेद दोनों क्यों नहीं नजर आता, उसे शक क्यों नहीं होता। सही सवाल है, बिल्कुल। ग्रंथकार इसी उदाहरण से रत्नकोशकार की बात को चुनौती देते हैं। वो कहते हैं कि भाई कौन सी जानकारी या सामग्री ज्यादा प्रबल है, इसका पता तो नतीजे यानी फल से ही चलता है। पीलिया वाले मामले में व्यक्ति को सिर्फ पीलापन ही अनुभव होता है। इससे पता चलता है कि पीलिया का जो दोष था, पित्त दोष, उसने सफेद दिखने वाली जानकारी को दबा दिया, उसे बाधित कर दिया, रोक दिया। तो यहां पीलेपन वाली सामग्री ज्यादा बलवान हो गई, इसलिए शक पैदा नहीं हुआ, बल्कि एक तय, भले ही वो गलत हो, नतीजा निकला। अच्छा, तो नतीजा ही तय करता है कि तर्क बराबर के थे या एक ज्यादा मजबूत था। जैसे वो दूसरा उदाहरण है, ये ठूंठ है या आदमी, स्थाणुर्वा पुरुषोवा, दूर से देखने पर शक होता है। बिल्कुल। उस मामले में दूरी एक तरह का दोष है, ठीक है, लेकिन ठूंठ और आदमी दोनों की संभावना बताने वाली सामग्री मौजूद है। और नतीजा क्या निकलता है? शक, संशय। तो इस शक वाले नतीजे या फल के आधार पर ही यह माना जाता है कि यहां दोनों तरफ की सामग्री या कहें तर्क बराबर ताकत वाले थे, संबलता थी। तो पीला शंख वाले केस में नतीजा निश्चित पीलापन था, जिसने दिखाया कि एक पक्ष हावी हो गया। ठूंठ वाले केस में नतीजा शक था, जिसने दिखाया कि दोनों पक्ष बराबर थे। समझ गए। तो फिर ग्रंथकार जो ये लेख लिख रहे हैं, उनका अपना क्या मानना है? क्या वो रत्नकोशकार की शक पैदा होता है वाली बात को पूरी तरह नकारते हैं? हाँ, ग्रंथकार का नजरिया अलग है। वो रत्नकोशकार से असहमत हैं। उनका मानना है कि ज्यादातर स्थितियों में, मतलब सामान्यतः, जब कोई खास दोष या प्रत्यक्ष संपर्क जैसी बात ना हो, तो विरोधी तर्क का ज्ञान, तद्भाव व्याप्यवत्ता बुद्धि, वो मुख्य निष्कर्ष तक पहुंचने वाले विचार को, तद्वत्ता बुद्धि को बाधित ही करता है, रोकता ही है, प्रतिबंधकता होती है। वो ये भी कहते हैं कि अलग अलग तरह की ज्ञान के लिए, जैसे उपनीतभान या शाब्दबोध, सबके लिए अलग अलग नियम बनाना कि कब रुकेगा और कब शक होगा, ये तार्किक रूप से बोझिल है, जिसे गौरवग्रस्त कहा गया है, मतलब बेवजह मामले को पेचीदा बनाना। एक सामान्य नियम रखना ज्यादा सरल और तार्किक है। मजबूत विरोधी तर्क मुख्य निष्कर्ष को रोक देता है। पर अगर विरोधी तर्क रोक ही देता है, तो फिर शक कैसे पैदा होता है?
क्योंकि असर जिंदगी में तो अक्सर हम दो मजबूत तर्कों के बीच शक में पड़ जाते हैं। ऐसा होता है? हाँ, होता है। ग्रंथकार इसका भी जवाब देते हैं। वो स्पष्ट करते हैं कि शक तब पैदा हो सकता है जब हमें दोनों ही तर्कों की या ज्ञान प्रक्रिया की प्रामाणिकता पर ही शक हो, जिसे अप्रामाण्य ज्ञान कहा गया है। मतलब अगर हमें लगे कि शायद पक्ष वाला तर्क भी पूरी तरह सही नहीं है और विपक्ष वाला तर्क भी पूरी तरह पुख्ता नहीं है, तब कोई भी तर्क दूसरे को पूरी तरह रोक नहीं पाता। ऐसी स्थिति में ही शक पैदा होता है। ग्रंथकार कहते हैं कि केवल वही ज्ञान बाधक होता है, रोकने वाला होता है, जिस पर अप्रामाण्यता का संदेह न हो। अच्छा, तो संक्षेप में कहें तो असली द्वंद्व बहस इस बात पर है कि बराबर के मजबूत विरोधी तर्क हमारे अनुमान को बिल्कुल पंगु बना देते हैं, रोक देते हैं, या सिर्फ शक पैदा करते हैं। और ग्रंथकार का झुकाव रोकने वाले यानी बाधा वाले दृष्टिकोण की तरफ है। लेकिन वो ये भी मानते हैं कि खास हालात में, जैसे जब तर्कों की अपनी विश्वसनीयता ही संदिग्ध हो, तब शक पैदा हो सकता है। तो इसका हमारे लिए क्या मतलब हुआ? हाँ, इसका मतलब ये है कि देखिए, स्थिति बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट या सीधी सीधी नहीं है। ये बहुत कुछ संदर्भ पर, कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। क्या कोई बाहरी कारण, कोई दोष मौजूद है, जैसे पीलिया या दूरी, या फिर क्या हमें अपने तर्कों की बुनियाद पर ही शक है, उनकी प्रामाणिकता पर संदेह है? इन बातों के आधार पर ही तय होगा कि हमारा मन किसी नतीजे पर पहुंचने से रुक जाएगा या फिर शक की स्थिति में रहेगा। ज्ञान कैसे काम करता है, ये वाकई बहुत सूक्ष्म मामला है। और इस पूरी तार्किक विश्लेषण पर जब सोचते हैं तो एक दिलचस्प सवाल मन में आता है। विरोधी तर्कों से निपटने के इन बारीक तरीकों को समझना, कि कब वो हमें किसी नतीजे पर पहुंचने से बिल्कुल रोक देते हैं और कब हमें सिर्फ शक में डाल देते हैं। ये जानना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, जहां विचारों का टकराव इतना आम है, वहां हमारे फैसले लेने की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित कर सकता है, कैसे बेहतर बना सकता है। यह सिर्फ एक एकेडमिक बहस नहीं है, बल्कि इसकी व्यावहारिक प्रासंगिकता भी हो सकती है। सोचने वाली बात है।